कहानी डब्ल्यू शहर की एक टॉप सीक्रेट लैब से शुरू होती है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच एक खतरनाक मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि ऐसी शक्तिशाली तकनीक होती है जो खुद वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन तभी ट्रांसफर के दौरान वह मशीन चोरी हो जाती है और पूरी लैब में तेज अलार्म बजने लगते हैं। एक चोर उस डिवाइस के साथ भागता हुआ दिखाई देता है, जो अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से हर गार्ड को आसानी से बेहोश कर देता है। कुछ ही पलों में सभी गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे इलेक्ट्रिक बैटन से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वह बड़ी कुशलता से हर वार से बच जाता है। नतीजा यह होता है कि गार्ड आपस में ही टकरा जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से गिर पड़ते हैं। मौके का फायदा उठाकर वह चोर बाहर निकल जाता है और पीछे से दरवाजा लॉक कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वह अपना भेष उतारता है। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि मिस्सी मार्टिन होती है, जो हेनरी डेंजर की सबसे बड़ी फैन है। उसका सपना हमेशा से एक सुपर हीरो बनने का रहा है और अब इस रियलिटी बदलने वाली मशीन की मदद से वह हेनरी डेंजर को वापस लाने की तैयारी कर रही है। वह अपने हैकर सिस्टम को सेटअप करती है ताकि मशीन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सके। दूसरी तरफ जैस्पर अब डिटेक्टिव जोन्स के साथ शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है। डिटेक्टिव उससे हेनरी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी पाइपर और शार्लोट भी वहां पहुंच जाती हैं। वे बताती हैं कि वे सुपर हीरोज से मिलने आई हैं। बातचीत के दौरान जैस्पर बताता है कि इस इलाके में जल्द ही एक बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि एक ट्रक को ब्लैकआउट नाम का विलेन निशाना बनाने वाला है। उसका प्लान पूरे शहर की एनर्जी लेने की है ताकि डिस्टोपिया पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए। उधर हेनरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, लेकिन अचानक पूरे शहर की बिजली जाने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि ब्लैकआउट आ चुका है। तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। जैस्पर अपनी खास स्लीप ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता है, जिससे वह सोते हुए भी लड़ सकता है, और शार्लोट कैमरों की मदद से एक एक्स रे जैसी डिवाइस बना लेता है। कुछ ही सेकंड में ट्रक उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन तभी धुएं के बीच से ब्लैकआउट की एंट्री होती है और वह ड्राइवर को बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह अपने असली शक्तिशाली रूप में बदल जाता है। बिना किसी डर के जैस्पर उस पर हमला करता है और एक जबरदस्त किक मारता है। उसी समय हेनरी भी वहां पहुंच जाता है और ब्लैकआउट का सामना करता है। ब्लैकआउट बेहद तेज होता है, लेकिन हेनरी उसकी हर चाल से बचते हुए उसे पकड़ लेता है और एक दुकान की खिड़की के पार फेंक देता है। हेनरी की बहादुरी देखकर आसपास के लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती। गुस्से में ब्लैकआउट फिर हमला करता है और हेनरी को जमीन पर गिरा देता है। हेनरी तुरंत उठकर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकआउट पूरी ताकत से एक और वार कर देता है। इस बार हेनरी अपनी रेडियोएक्टिव शील्ड बना लेता है, जो ब्लैकआउट की बाहों को फंसा लेता है और उसे दूर एक इमारत की तरफ फेंक देता है। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है और शहर की बिजली वापस आ जाती है। लेकिन जब हेनरी अपनी एजेंसी बिल्डिंग में लौटता है, तो वह हैरान रह जाता है। ब्लैकआउट के हमले से पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी होती है और हेनरी समझ ही नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। हेनरी धीरे धीरे अपनी टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन तभी ब्लैकआउट फिर हमला कर देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। हेनरी नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। इसी बीच मिस्सी अपनी रियलिटी मैनिपुलेटर मशीन को पूरी तरह सेटअप कर चुकी होती है। जैसे ही वह इसे एक्टिवेट करती है, आसमान से जबरदस्त बिजली गिरती है और उसकी नोटबुक की सारी ड्राइंग्स मशीन से जुड़ जाती हैं। अचानक एक पोर्टल खुलता है और हेनरी सीधे उसमें से निकलकर उसके सामने आ गिरता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसने बिल्कुल वही सुपर हीरो सूट पहना हुआ होता है, जिसे मिस्सी ने अपनी नोटबुक में डिजाइन किया था। हेनरी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मिस्सी उसे बताती है कि वह न्यू टाउन में है और उसी ने इस मशीन की मदद से उसे वापस बुलाया है। लेकिन हेनरी साफ कहता है कि वह कभी मरा ही नहीं था। वह तो बस डिस्टोपिया छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू करने चला गया था। यह सुनकर मिस्सी गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसने उसे वापस लाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। वह समझाती है कि न्यू टाउन में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसे हेनरी की जरूरत है। वह चाहती है कि दोनों मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनाएं, लेकिन हेनरी मना कर देता है और कहता है कि उसे तुरंत डिस्टोपिया वापस जाना है। निराश होकर मिस्सी मशीन को बंद करने की तैयारी करती है। तभी बाहर से एक महिला की चीख सुनाई देती है। वे खिड़की से बाहर देखते हैं और पाते हैं कि एक गुंडा उस महिला पर हमला कर रहा है। मिस्सी उसे पहचान लेती है। वह कोच क्रेग होता है, जो उसकी कहानी का एक किरदार होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी नोटबुक की सारी चीजें अब हकीकत बन चुकी हैं। मिस्सी हेनरी से मदद मांगती है और बहुत मनाने के बाद वह उस गुंडे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, उसे पता चलता है कि उसकी सारी सुपर पावर्स गायब हो चुकी हैं। अब वह एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है और क्रेग उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। मिस्सी बताती है कि उसे हेनरी की शक्तियों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह उसे सही तरीके से वापस नहीं ला सकी। वह कहती है कि वह लड़ाई जीतने में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन हेनरी उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद क्रेग उसे पकड़ लेता है और सजा के तौर पर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर उससे हजारों पुशअप्स करवाने लगता है। अब रात हो जाती है, लेकिन पूरी तरह थक जाने के बाद भी हेनरी रुक नहीं पाता। तभी मिस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसके द्वारा बनाया गया एक और खतरनाक विलेन आने वाला है, एक इलेक्ट्रिक वैम्पायर जो बेहद घातक है। वह कहती है कि अगर हेनरी जल्दी नहीं निकला तो वे दोनों मारे जा सकते हैं। उसी समय हेनरी उस महिला को ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उस वैम्पायर का चेहरा बिल्कुल पाइपर जैसा दिखता है। उसके हमला करने से पहले ही मिस्सी तुरंत अपनी डिवाइस एक्टिवेट कर देती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि तेज रफ्तार वैम्पायर मशीन से लाल क्रिस्टल चुरा लेती है, जिससे डिवाइस खराब हो जाती है। अगले ही पल दोनों खुद को एक नाइट क्लब पार्टी के बीच पाते हैं। यहाँ हेनरी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि उसकी बहन पाइपर भी वहीं मौजूद है। इसका मतलब यह था कि वह डिस्टोपिया में नहीं है। जब हेनरी डिवाइस चेक करता है,
तो उसे पता चलता है कि मिस्सी ने उसे स्टोरी मोड में लॉक कर दिया है, जिससे वे पूरी तरह इस नकली दुनिया के अंदर फंस चुके हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हेनरी को पता चलता है कि इस नई दुनिया में वह एक साधारण इंसान बन चुका है, जबकि जैस्पर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो बन गया है, जो उड़ भी सकता है। गुस्से में हेनरी वहां से जाने लगता है, लेकिन पाइपर उसे रोक लेती है और माहौल हल्का करने के लिए फ्रैंकिनी को बुलाती है। अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए हेनरी सबको बताता है कि उन्हें शोज को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही डिवाइस ठीक कर सकता है और उन्हें असली दुनिया में वापस भेज सकता है। हेनरी तुरंत पूरे नाइट क्लब में उसकी तलाश शुरू कर देता है और आखिरकार उसे पता चलता है कि शोज वहीं काम कर रहा है। काफी मनाने के बाद वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और डिवाइस की जांच शुरू कर देता है। अचानक पूरे क्लब में एक तेज सीटी की आवाज गूंजती है और मिस्सी बताती है कि वह क्रेग को भी अपनी कहानी में यहां ले आई है। जैसे ही क्रेग वहां पहुंचता है, वह हंगामा शुरू कर देता है। परेशान होकर फ्रैंकिनी उसे डांटता है, लेकिन उल्टा उसे ही सजा मिल जाती है और स्टेज पर उससे पुश अप्स करवाए जाते हैं। अब क्रेग को देखकर जैस्पर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मिस्सी हेनरी को भी उसका सुपर हीरो सूट पहनकर मदद करने के लिए मना लेती है। कुछ ही सेकंड में हेनरी का नया अवतार सामने आता है, कैप्टन लॉलीपॉप शॉक। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका इकलौता हथियार एक विशाल लॉलीपॉप है, वह शर्मिंदा और पूरी तरह निराश हो जाता है। तब मिस्सी बताती है कि उसने ये सारी कहानियां बचपन में लिखी थीं, इसलिए उनमें बहुत सारी अजीब और मजेदार चीजें मौजूद हैं। फिर भी हेनरी अपने दोस्त जैस्पर की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। अपने चेहरे से नकली मूंछ हटाने की कोशिश करते हुए वह अपने हथियार से वार करता है, लेकिन वह एक ही झटके में टूट जाता है। इसके बाद क्रेग उसे बार बार उठाकर फेंकता है और फिर उसी टूटे हुए लॉलीपॉप के टुकड़ों से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। हेनरी की हालत खराब देखकर जैस्पर तुरंत बीच में आता है और एक जबरदस्त किक मारकर क्रेग को दूर उड़ा देता है। इसके बाद वह उसे एक टेबल पर पटक देता है और एक और शक्तिशाली वार करता है, जिससे क्रेग दूर जाकर गिरता है और आखिरकार हार जाता है। लेकिन यह सब देखकर हेनरी और भी ज्यादा निराश हो जाता है और हार मानकर वहां से जाने लगता है। उसी समय शोज वहां आता है और बताता है कि अगर वे रियलिटी डिवाइस से चुराया गया लाल क्रिस्टल वापस ले आए, तो वे असली दुनिया में लौट सकते हैं। तभी फ्रैंकिनी एंट्री करता है और घोषणा करता है कि उसका बड़ा शो शुरू होने वाला है, इसलिए सबको बॉलरूम में चलना चाहिए। लेकिन हेनरी मना कर देता है, क्योंकि वे एक जरूरी काम में बिजी हैं। गुस्से में फ्रैंकिनी डिवाइस छीनने की कोशिश करता है और उसे रोकते हुए हेनरी गलती से मशीन एक्टिवेट कर देता है। अचानक एक तेज चमक दिखाई देती है और हेनरी, मिस्सी और फ्रैंकिनी एक नए ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जबकि शोज पीछे छूट जाता है। अब तीनों एक अजीब कार्टून दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वे रंग बिरंगे आसमान में उड़ रहे होते हैं और फ्रैंकिनी एक उड़ने वाली जादुई गाय में बदल चुका होता है। मिस्सी तुरंत फिर से बटन दबाती है और वे एक दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। इस बार वे खुद को न्यू टाउन में स्थित मिस्सी के घर के अंदर पाते हैं। फ्रैंकिनी तुरंत कहता है कि वह अपने नाइट क्लब में वापस जाना चाहता है और मिस्सी से दोबारा बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्सी उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि अगर वे फिर से बटन दबाएंगे तो किसी भी रैंडम कहानी वाली दुनिया में फंस सकते हैं और इस बार बाहर निकलना और भी मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर फ्रैंकिनी भी डर जाता है और फैसला करता है कि मशीन के ठीक से काम करने तक इंतजार करेगा। तभी अचानक कोच क्रेग फिर से वहां आ जाता है और इस बार उसके साथ वैम्पायर पाइपर भी होती है। मिस्सी बताती है कि उसने इन विलेंस को अपनी कई कहानियों में लिखा था और अब उनका लक्ष्य उसे पकड़ना है। जैसे जैसे स्थिति खराब होती जाती है, हेनरी पाइपर से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही फ्रैंकिनी बीच में आ जाता है और अजीबोगरीब कॉम्प्लीमेंट्स देकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर हेनरी और मिस्सी भाग जाते हैं और एक ट्रेलर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन तभी पाइपर फ्रैंकिनी को काट लेती है। वह बुरी तरह डर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में खुद एक डरावने वैम्पायर में बदलने लगता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, क्रेग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और दोनों को पकड़कर वैम्पायर के सामने फेंक देता है। पाइपर की नजर रियलिटी डिवाइस पर पड़ती है और वह मिस्सी से उसे सौंपने की मांग करती है, लेकिन हेनरी तुरंत सोचते हुए बटन दबा देता है और तीनों फिर से वहां से गायब हो जाते हैं। अब वे एक पूरी तरह बर्बाद दुनिया में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ तबाही फैली होती है और लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। अचानक एक पत्थर हेनरी की तरफ फेंका जाता है, लेकिन उससे टकराने से पहले ही जैस्पर कूदकर उसकी जान बचा लेता है। जैसे ही जैस्पर उठता है, वह चेतावनी देता है कि दुश्मन आ रहे हैं और उन्हें जल्दी से दीवार के सहारे आगे बढ़ना होगा। मिस्सी बताती है कि यह सिर्फ वॉर का समय है, एक ऐसी दुनिया जहां परमाणु विनाश के बाद बचे हुए लोग जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं। तभी कुछ सैनिक इंसानों पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं, जो घोड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। वे गुस्से में सभी को अपना सिर्फ टैंक सौंपने का आदेश देते हैं, लेकिन जैस्पर बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देता है, जिससे दुश्मन और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। खतरा देखकर हेनरी और मिस्सी जैस्पर को पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह उलझ जाता है। फिर भी वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि पहले इन पागल हमलावरों को हराना होगा, उसके बाद ही वे शोज को ढूंढ पाएंगे। अब तीनों मिलकर एक योजना बनाना शुरू करते हैं। इसी दौरान मिस्सी एक नया आइडिया देती है और कहती है कि उसके पास थोड़ा अजीब लेकिन असरदार प्लान है। कुछ समय बाद दुश्मन सैनिक अपने कैंप के बाहर आराम से पैनकेक बना रहे होते हैं। तभी अचानक गेट खुलता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हेनरी और जैस्पर पत्तों के नीचे से निकलकर सीधे उनकी कमजोर जगहों पर हमला कर देते हैं। उधर मिस्सी हाई प्रेशर सिर्फ होज से उन पर हमला करती है और सभी दुश्मनों को दूर उड़ा देती है। इस तरह टीम सुरक्षित रहती है और अब सभी बचे हुए लोग ट्रांसपोर्टर का इंतजार करने लगते हैं और कुछ घंटों बाद वहां एक बड़ा ट्रक पहुंचता है। जैसे ही हेनरी ड्राइवर को देखता है, वह खुश हो जाता है, क्योंकि वह शोज होता है।
सभी दोस्त एक बार फिर मिल जाते हैं। इसके बाद वे मिलकर डिवाइस की जांच करते हैं और शोज बताता है कि चोरी हुए लाल क्रिस्टल की वजह से मशीन हिस्ट्री मोड में लॉक हो चुकी है। तभी मिस्सी को याद आता है कि उसने वही लाल क्रिस्टल पाइपर के नेकलेस में देखा था। यह सोचकर उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन हेनरी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह सब कुछ ठीक करने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद शोज पूरी योजना समझाता है। उन्हें सिर्फ लाल क्रिस्टल वापस लाना है ताकि वे असली दुनिया में लौट सकें और पाइपर को रोक सकें, जो वैम्पायर आर्मी बनाकर दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो तीनों फिर से डिवाइस एक्टिवेट करते हैं और कार्टून दुनिया से होते हुए वापस न्यू टाउन की तरफ सफर शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि सभी विलेंस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। पाइपर ने मिस्सी की छोटी बहन को बंधक बना रखा होता है और लाल क्रिस्टल भी उसी के पास होता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, पाइपर अपनी टीम को हमला करने का आदेश देती है और लड़की को लेकर घर के अंदर चली जाती है। क्रेग अपनी सीटी का इस्तेमाल करके कुछ पलों के लिए सभी को बेहोश कर देता है और हेनरी को लात मारकर फेंक देता है। इस बीच शोज चुपके से डिवाइस की सुरक्षा करता है, जबकि मिस्सी अकेले अपनी बहन को बचाने के लिए घर के अंदर दौड़ जाती है। यह देखकर जैस्पर हेनरी से कहता है कि वह तुरंत मिस्सी की मदद के लिए जाए, जबकि वह खुद दुश्मनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अब वह बाड़ से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और पूरे हौसले के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जैस्पर वैम्पायर फ्रैंकिनी को लकड़ी के खूंटे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है और क्रेग भी बाल बाल बच जाता है। जैस्पर एक और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोच क्रेग एक जबरदस्त किक मारकर उसे रोक देता है और फिर अपनी सीटी से दोबारा बेहोश कर देता है। उधर घर के अंदर हेनरी मिस्सी तक पहुंच जाता है। तभी पाइपर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मिस्सी उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन पाइपर उसे आसानी से एक तरफ फेंक देती है। यह देखकर हेनरी गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन पाइपर अपनी वैम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल करके धुएं और चमगादड़ों में बदल जाती है और उसके हर वार से बच निकलती है। अचानक पाइपर पीछे से हेनरी पर हमला करती है, लेकिन इस बार हेनरी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से एक लैंप पर दे मारता है, जिससे उसे तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इस शॉक का असर हेनरी पर भी पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पाइपर फिर भी खड़ी हो जाती है और पलटवार करते हुए उसे जोरदार चोट पहुंचाती है। दोनों दीवारों को तोड़ते हुए दूर जा गिरते हैं और हेनरी बुरी तरह कमजोर हो जाता है। जैसे ही पाइपर उसे खत्म करने वाली होती है, मिस्सी अचानक उनके बीच आ जाती है। गुस्से में पाइपर मिस्सी को काट लेती है और वह खुद भी धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगती है। घबराकर हेनरी पाइपर को दूर फेंक देता है और मिस्सी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मिस्सी मुस्कुराती है और बताती है कि उसने सही समय पर लाल क्रिस्टल छीन लिया था। वह हेनरी से कहती है कि वह तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि वह ज्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगी। अब हेनरी वहां से चल पड़ता है, जबकि उसके पीछे मिस्सी पूरी तरह वैम्पायर में बदलने लगती है। बाहर जैस्पर किसी तरह क्रेग की सीटी हासिल कर लेता है और उसकी रस्सी घुमाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह फ्रैंकिनी पर हमला करता है, लेकिन क्रेग फिर से सीटी का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। उसी समय शोज वहां पहुंचता है और अपने खास ईयरप्लग्स की मदद से क्रेग को गिरा देता है और उसकी सीटी तोड़ देता है। अब जैस्पर तुरंत फ्रैंकिनी को पकड़ लेता है और उसे रोके रखता है, जबकि शोज से कहता है कि वह जल्दी से डिवाइस तैयार करे। अचानक हेनरी वापस लौटता है और लाल क्रिस्टल शोज की तरफ फेंक देता है। शोज समय रहते उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि पाइपर उसे हासिल कर पाती। अब शोज बताता है कि मशीन सेटअप होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक हेनरी और जैस्पर को दुश्मनों को रोकना होगा। दोनों मिलकर शोज की रक्षा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वैम्पायर मिस्सी उनके सामने आ जाती है। उसे उस हालत में देखकर हेनरी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अब उसके पास अपनी दोस्त से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। हेनरी जल्दी से मिस्सी को पकड़कर दूर फेंक देता है ताकि वह अपना कंट्रोल पूरी तरह न खो दे। उधर जैस्पर पाइपर को पकड़कर लड़ाई से दूर ले जाता है, जिससे हेनरी को क्रेग पर लगातार ताकतवर वार करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद हेनरी मिस्सी की केप का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटकाता है। फिर क्रेग और फ्रैंकिनी दोनों को चोट पहुंचाता है और आखिरकार मिस्सी को काबू में कर लेता है। उसी समय जैस्पर पाइपर को उठाकर इधर उधर फेंकता रहता है। गुस्से में पाइपर अपनी पूरी वैम्पायर आर्मी को बुला लेती है और अब चारों तरफ से दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। हेनरी मिस्सी को पकड़े हुए शोज से जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन शोज बताता है कि टेलीपोर्टेशन में अभी कुछ और सेकंड लगेंगे। अपने दोस्तों को बचाने के लिए जैस्पर अकेले सभी दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आखिरकार शोज डिवाइस एक्टिवेट कर देता है और अचानक सभी लोग अपनी अपनी असली दुनियाओं में वापस लौट जाते हैं। मिस्सी अपने घर पहुंच जाती है और अपनी बहन को देखकर भावुक हो जाती है। वह उसे कसकर गले लगा लेती है। उधर नाइट क्लब में फ्रैंकिनी ऐसे अपना शो फिर से शुरू कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिस्टोपिया में हेनरी एक झील में गिरता है और तैरकर बाहर निकल आता है। इसके बाद वह एक कॉफी शॉप में जाता है, जहां उसे जैस्पर अकेला बैठा हुआ मिलता है। हेनरी अपने दोस्त से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे शहर छोड़ना होगा, क्योंकि डिस्टोपिया को नया सुपर हीरो मिल चुका है, जैस्पर। यह सुनकर जैस्पर भी भावुक हो जाता है, लेकिन तभी पूरे शहर की बिजली फिर से जाने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि अभी एक आखिरी काम बाकी है। दोनों तुरंत शहर के सेंटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जहां ब्लैकआउट एक बार फिर दिखाई देता है। इस बार हेनरी अपनी रेडियो एक्टिव शील्ड बनाता है और जैस्पर के साथ मिलकर उस पर हमला करता है। दोनों मिलकर उसे आसानी से हरा देते हैं। आसपास के लोग हेनरी के लिए खुशी से चिल्लाने लगते हैं और इस बार उसे सच में एक असली हीरो होने का एहसास होता है। अगले दिन टीम फिर से एक्टिव हो जाती है और एक नई लड़की की मदद करती है, जिसे कुछ लुटेरों ने घेर रखा होता है। हेनरी उन सभी को हराकर उसे बचा लेता है। अब टीम अपनी नई साथी के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ती है।
जहां हेनरी अपनी नई उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और सभी को आसमान में ले जाता है। कुछ समय बाद मिस्सी और उसकी नई पार्टनर एक दुश्मन की बिल्डिंग में प्रवेश करती हैं, जहां पहले से ही कई ड्रोन नष्ट पड़े होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हेनरी देखता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मैन खड़ा है। वह हेनरी से कहता है कि उसे एक बार फिर उसकी मदद की जरूरत है।